प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो सीरीज था, आज वो सीरीज का हम 2024 में जो हुए सीजी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वर्ग 3 का देखेंगे और ये हमारा जो है 24वां भाग होगा। जिसी के साथ ये जो सीजी टेट का जो सीरीज का जो अंतिम सीरीज रहेगा, ये 23-24 24वां पार्ट भी है और 2024 का भी है, चल रहा है। सेट बी का हम देखेंगे कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। इसी के साथ हम आगे देखेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वर्ग 2 का देखेंगे 2024 का। उसी में वर्ग 2 में फिर हाल ही में जो उधर मैदानी क्षेत्र में कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया था और उसके लिए फिर से रिटेट कराया गया था, तो उसका प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा ये पहला ये प्रश्न है या फिर हम कहें कि पहला भाग है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि सीजी टेट जो है प्रश्न पूछता है तो 5 भागों से लेता है। तो हमारा जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 टेट का जो वर्ग 3 का है वो हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो आप सब बन लीजिए, पोजीशन ले लीजिए और कान खोल लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और चलिए धुआंधार उड़ाते हैं क्वेश्चन कि क्या है, क्या पूछा था, कैसे पूछा था और क्यों पूछा था। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है पहला, बाल विकास संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 से 7 वर्ष तक। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जिसकी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी उम्र हम कहते हैं 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्रश्न 2 देखेंगे हम कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर लेके चलते हैं ऑप्शन नंबर ए की ओर, और ये हमें बताता है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे। 4 सिद्धांत में पहला सिद्धांत था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम जन्म से 2 वर्ष तक के लिए कहते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 2 से 7 वर्ष तक कहते हैं। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम 7 से 11 वर्ष तक कहते हैं। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग 11 वर्ष से अधिक कहते हैं। प्रश्न 3 देखेंगे हम कि बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो ये जो सही आंसर है इसका हम ऑप्शन नंबर ले चलते हैं सी की ओर, और सी कहता है गर्भावस्था से। क्योंकि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि महिला एवं पुरुष दोनों के क्रमशः अंडाणु एवं शुक्राणु के संपर्क में आने से इस अवस्था की शुरुआत होती है। प्रश्न 4 देखेंगे हम कि किसने कहा था खालिस्तान की किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो इसका जो सही आंसर की ओर ले चलते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी है। जो बी में हम जब जाते हैं तो हमें बताता है कि स्टेनले हाल ने, क्योंकि उपयुक्त कथन स्टेनले हाल का है। इन्होंने वर्ष 1993 में अमेरिका के बाल अध्ययन हेतु आंदोलन चलाया था। प्रश्न 5 देखेंगे हम कि यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना से बहुत अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर हम ले चलते हैं आपको ऑप्शन नंबर हम ले चलते हैं इसका ए की ओर। ये में बताता है कि वाटसन, क्योंकि वाटसन अपने व्यवहारवादी सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न 6वां देखेंगे हम कि किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी कि गलत की ओर चलना है, और हमें गलत की ओर जाने से ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं। और सी हमें कहता है कि भाषा विकास, यानी कि दिए गए विकल्प के अनुसार चूंकि भाषा विकास शैशव अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए किशोरावस्था में शामिल नहीं है। प्रश्न 7 हम देखेंगे कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसको विलोपित कर दिया गया है इस प्रश्न को। तो इसका जो सही आंसर है वो बताना मुश्किल है, इसलिए तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 7 वर्ष से 9 वर्ष तक और 11 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न 8 देखेंगे हम कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए की ओर ले चलते हैं, और ए हमें कहता है हार्लाक का, क्योंकि हार्लाक ने ही विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यानी कि उल्लेखनीय है कि हार्लाक ने बाल विकास की सबसे विस्तृत वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। प्रश्न क्रमांक हम ले चलते हैं आपको 9 की ओर। 9 हमें कहता है कि कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, यानी कि हमें गलत की ओर जाना है। और जब गलत की ओर हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को देखें, और डी हमें बताता है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, क्योंकि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का संबंध बुद्धि परीक्षण से है। यह परीक्षण वर्ष 1905 में तैयार किया गया था,
जिसमें 3 से लेकर 5 वर्ष के बालकों की बुद्धि परीक्षण की विधि है। प्रश्न 10 देखेंगे हम कि परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमें बताता है विकास में, क्योंकि विकास में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों पक्ष शामिल होते हैं, जबकि वृद्धि में केवल परिमाणात्मक ये पक्ष शामिल होते हैं। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का अगर जन्मदाता कौन है, तो इसका जो सही आंसर हम आपको ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं और ये कहता है कि एडलर, क्योंकि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता अल्फ्रेड एडलर हैं। प्रश्न 12 देखेंगे हम कि संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की ओर ले चलते हैं, ये कहता है शैशवकाल का, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार शैशवकाल, जबकि बाल विकास की अवस्था के अनुसार बाल्यावस्था होता है। प्रश्न 13 ले चलते हम कि शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली कोई ग्रंथि है, तो उसका जो सही आंसर हम ले चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर के मांसपेशियों व हड्डियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न 14 देखेंगे हम कि सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर, तो हम ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं, जो कहता है जन्मक्रम, क्योंकि सामाजिक तत्वों में जन्मक्रम शामिल नहीं होती है, क्योंकि यह आनुवांशिकता से संबंधित होता है। प्रश्न 5 प्रश्न 15 की ओर जब बढ़े, तो प्रश्न 15 हमसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हम ले चलते हैं बी की ओर, और बी हमें कहता है भूख, क्योंकि भूख, प्यास, नींद इत्यादि जन्मजात प्रेरणा में शामिल होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया है। प्रश्न 16 में जब हम चले, 16 हमसे पूछता है कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक होती है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न 17 देखें हम कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो इक्विटी और समानता, चूंकि नियमित विद्यालय में समान बच्चे के साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, इसलिए इक्विटी और समानता का आधारित होता है। प्रश्न 18 की ओर जब हम चले, 18 हमसे पूछता है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया गया है, अगर किसी को दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं, और सी हमें कहता है पियाजे, क्योंकि जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है, और पियाजे जी कहता है कि बच्चे में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है। प्रश्न हम देखेंगे 19 देखेंगे हम कि एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंतरिक रूप से प्रेरित होता है बच्चा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, अतः यह आंतरिक रूप से प्रेरित होने का परिणाम है, क्योंकि अंदर से वो सर्टिफाई हो जाता है। प्रश्न हम 20 देखेंगे कि किशोरावस्था वह काल है, तो इसका जो सही आंसर हम ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं, और वो हमें कहता है कि 11 से 19 वर्ष का काल, क्योंकि किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष होती है। विकल्प के अनुसार नजदीकी उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 से 19 वर्ष होगा। किशोरावस्था को स्टेनहॉल ने संघर्ष व तूफान की अवस्था कहते हैं या बताया है। प्रश्न 21 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भावनाएं नहीं है, क्योंकि संज्ञान के घटक में भावनाएं शामिल नहीं होती है, जबकि विचार, ध्यान, धारणा, स्मरण, समस्या समाधान इत्यादि शामिल होती हैं। जीन पियाजे का संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दुर्गम बुनियादी ढांचा। यानी कि लोकोमोटर जो होता है गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा दुर्गम बुनियादी ढांचा का होता है। प्रश्न हम 23 देखेंगे कि मनुष्य में विकास होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीवन भर, क्योंकि मनुष्य में विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह विकास सभी मनुष्य के लिए एक समान नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे हम कि विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजन योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर 24 का सी हो जाएगा। सी हमें कहता है कि नियमित स्कूल, क्योंकि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत नियमित स्कूल होते हैं जहां पर विशिष्ट आवश्यकता वाले एवं सामान्य बच्चे दोनों को भी पढ़ाया जाता है। प्रश्न 25 देखेंगे हम कि कॉलम ए एवं कॉलम बी में सही विकल्प का मिलान करें। तो सही विकल्प का अगर मिलान करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमें सही मिलता है। और सी के हिसाब से आइए हम देखते हैं कि डिस्लेक्सिया जिसको हम लोग कहते हैं पढ़ने और भाषा की कठिनाई होती है, पढ़ने और भाषा की डिस्लेक्सिया में पढ़ने और भाषा की कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया में लेखन कौशल में कठिनाई होती है, और डिस्कैलकुलिया में अंकगणित कौशल में कठिनाई होती है, और डिसरथिया यानी कि डिसरथिया में बोलने की क्षमता में कठिनाई होती है। प्रश्न 26 देखेंगे हम कि एक विशेष शिक्षक को जिम्मेदारियां दी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसको पहले हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, नियमित परीक्षण और आकलन करें, विद्यार्थी को आईईपी के साथ रेखांकित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल ए, बी और सी, यानी कि एक विशेष शिक्षक को की जिम्मेदारी अगर होती है तो प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, नियमित परीक्षण और आकलन करे, और विद्यार्थी को आईईपी के साथ रेखांकित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें। प्रश्न 27 कहता है कि रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर ले चलते हैं, और वो कहता है अपसारी सोच। अपसारी सोच में बाहरी चीज रचनात्मकता के जनक हैं टॉरेंस हैं, जबकि अपसारी चिंतन से संबंधित मनोवैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड हैं। प्रश्न 28 में हम चलते हैं। 28 हमें पूछता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ले चलते हैं, और ए हमें कहता है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि विकल्प के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के लिए प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू पूर्णतः हो चुका है। प्रश्न 29 में जाएंगे कि पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो आइए करते हैं हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सबसे पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा और सी होगा। तो ए को हम पढ़ते हैं, पाठचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण होगा, उसके बाद अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना होगा, उसके बाद शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना होगा, फिर पाठचर्या को हम अनुकूलन लागू करना। ये नियम यहाँ पे इस सीक्वेंस पे हम चालू पढ़ाते पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया होती है इसको लेके चलते हैं कक्षा में। प्रश्न 30 है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर हम आपको ए की ओर ले चलते हैं, और ए कहता है हमें कि उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में भी शामिल करें। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभहीन वंचित बालक, आर्थिक रूप से कमजोर बालक, ऐसे बालक जिनका पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है। प्रश्न अब हम दूसरा भाग में आ चुके हैं, हिंदी हमसे पूछता है प्रश्न 31 कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की हो जाएगा, क्योंकि हम टोटल ऑप्शन नंबर सी बोलता है 11, क्योंकि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है, जिसके उच्चारण में हवा अवैध रूप से मुख विवर से बाहर निकलती है, यानी कि स्वर हमारे यहाँ 11 है और व्यंजन जो है 41 है। इस प्रकार टोटल हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वो 52 यानी कि 52 है। प्रश्न 32 देखेंगे हम कि अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर बी ले चलते हैं, और वो हमें कहता है पंखुड़ी, क्योंकि अनुनासिक चिन्ह के उपयोगिता के आधार पर पंखुड़ी और अनुस्वार चिन्ह के उपयोगिता के आधार पर पंखुड़ी है ना, चंद्र बिंदु का अंतर हो जाता है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार में केवल बिंदु लगता है। प्रश्न 33 देखेंगे हम कि अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, इस संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि संभावित उत्तरों से चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यण स्वर संधि होगा, क्योंकि अति धन अधिक बराबर अत्यधिक यानी कि ई प्लस अ के मिलने से यह बनता है। प्रश्न 34 देखेंगे हम कि जिसका कोई शत्रु न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों से चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अजात शत्रु है, क्योंकि अब
अत्यभाषी जो है उसको कम बोलने वाला होता है, और अत्याचारी होता है जो अन्याय या अत्याचार करता है, और अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु जन्मा न हो, कोई शत्रु न हो, यही ऑप्शन नंबर सी होगा। और अजर होता है जो कभी बूढ़ा न हो। प्रश्न 35 देखेंगे हम कि नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान का उत्तर कीजिए। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हमें बताता है कि ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3। तो आइए देखते हैं। चारपाई जो है एक देशज शब्द है, अफसोस एक फारसी शब्द है, डायरी एक विदेशी शब्द यानी कि अंग्रेजी शब्द है, अखबार यानी कि एक अरबी शब्द है। प्रश्न 36 देखेंगे हम कि घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वो कहता है तुरंग, क्योंकि घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग, अश्व है, वाजी और सैधव होता है। प्रश्न 37 देखेंगे हम कि दिए गए तद्भव शब्द का तत्सम रूप संभावित उत्तरों से चुनकर लिखिए। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैर, यानी कि तद्भव शब्द पैर का होगा पद, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द को देखेंगे हम तो पत्र का पता होगा, पद या पाद का पैर होगा, और पाषाण का पत्थर होगा, और पर्यक का पलंग होगा। तत्सम शब्द एक साइड है, लेफ्ट में तत्सम और राइट में तद्भव। तो तत्सम शब्द पत्र का तत्सम पत्र का तद्भव होगा पत्ता, और तत्सम पद या पाद का होगा तद्भव पैर, पाषाण तत्सम पाषाण का होगा तद्भव रूप पत्थर, और तत्सम पर्यक का शब्द होगा पलंग। प्रश्न 38 है कि जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। प्रश्न 39 देखेंगे हम कि नीलकमल शब्द में कौन सा समास निहिष्ट है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो नीलकमल जो है ऑप्शन नंबर इसका नीलकमल का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि कर्मधारय समास, क्योंकि नीलकमल है, नीला है जो कमल, वो कर्मधारय समास होगा। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 40, दिए गए अनेकार्थी शब्दों का सही मेल कीजिए। तो सही मेल करने के लिए हम प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं, और सी हमें कहता है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो देखते हैं। गति का होगा हालत या चाल, अर्थ का होगा गति का होगा हालत या चाल, पानी का होगा जल या चमक, अर्थ का होगा धन या मतलब, और कनक का होगा सोना या धतूरा। प्रश्न 41 देखेंगे हम कि दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आइए मिलाते हैं। सजा धन आवट, है ना, क्या बोलता है कि प्रत्ययों से मिलान का कर सही जोड़ी बनाइए। प्रत्यय, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। सजा धन आवट, तो सजावट, ठीक है। धूम धन अक्कड़, घुमक्कड़। औना धन बिछ धन औना बराबर बिछौना। तो राइट साइड में है उपसर्ग है, लेफ्ट साइड में है वो सूची 1 है, वो उपसर्ग है, और नहीं सॉरी, सूची 1 में है वो प्रत्यय है, और सूची 2 में है वो उपसर्ग है। तो वैसे ही हो रहा है कि सजा धन आवट बराबर सजावट, और धूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, बिछ धन औना बराबर बिछौना, अड़ धन ईयल बराबर अड़ियल। प्रश्न 42 देखेंगे हम कि दस्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा, क्योंकि दास जातिवाचक संज्ञा है और दस्ता भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 43 देखेंगे हम। 43 हमसे कहता है कि जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में से कौन सा सर्वनाम है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि संबंधवाचक संज्ञा, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है जो, सो, जिसे, वही, जिसको, उसको। प्रश्न 44 देखेंगे हम। तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है, संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बहुत मिठाई खाते हो यानी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि बहुत की बात कर दिया है। प्रश्न 45 देखेंगे हम। वाक्य के कौन से अंग होते हैं, संभावित उत्तरों में चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। प्रश्न 46 देखेंगे हम कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छा होगी, संभावित उत्तरों में से वाक्य के सही
प्रकार को चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि संकेतवाचक वाक्य है, क्योंकि वहां संकेतवाचक वाक्य की पहचान है यदि, तो, अगर, तो यदि संकेत दे रहा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, संकेत दे रहा है। प्रश्न 47 है कि नीचे दिए वाक्य को शुद्ध रूप से लिखिए। मुझे चाय एक गर्म कप चाहिए। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए। प्रश्न 48 देखेंगे हम कि आम के आम गुठली के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोहरा लाभ होना। प्रश्न 49 है कि दिए गए मुहावरों का अर्थ सहित समुचित मिलान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी हमें कहता है 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आइए दिखाते हैं। बलियां उछालना, बहुत प्रसन्न होना, आंखों से खटकना, बुरा लगना, हाथ धो बैठना, खो देना, हाथ लगना, यानी कि मिलना। प्रश्न 50 देखेंगे हम कि दिए गए शब्दों को क्रम में से सजाकर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पहले सबसे पहले आएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। तो अधजल गगरी छलकत जाए ये शब्द बन जाएगा। प्रश्न 51 देखेंगे हम कि स्वयं अपनी हानि करना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनकर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं अपना हानि होना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। बाकी का जो है वो देखेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी सहयोग का अभाव, सहयोग ना करना, अगर मगर करना, किसी काम में आनाकानी करना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। प्रश्न 52 देखेंगे हम कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता क्या होती है। तो 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जन्मजात होती है। प्रश्न 53 है बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 वर्ष की आयु में। प्रश्न 54 है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लिखित भाषा समृद्ध वातावरण, है नी। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु सबसे अधिक संपूर्ण है तो लिखित भाषा समृद्ध वातावरण। प्रश्न 55 कहता है कि बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है। तो वो ऑप्शन नंबर हम डी ले चलते हैं, और वो कहता है सामाजिक अंत क्रिया से। प्रश्न 56 कहता है कि प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खींचकर बच्चे को ऐसा ही करना देना या सिखाना चाहिए। प्रश्न 57 कहता है कि पढ़ना व सुनना कौशल में मुख्य रूप से निहित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समझ होना, क्योंकि समझ रहेगा तो पढ़ेगा और पढ़ेगा तो सुनेगा। प्रश्न 58 है कि भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की अगर जांच हेतु होना चाहिए तो सतत मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न 59 है कि लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर ले चलते हैं, खुले प्रश्न की है, क्योंकि खुला प्रश्न से लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। प्रश्न 60 है हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बी कहता है कि भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है, इसलिए भाषा कौशल के आकलन के लिए या फिर भाषा कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है कि भाषाई कौशल को अन्य विषय की कक्षा में भी परखा जा सकता है। अब हमारा जो इंग्लिश वाला भाग है 61 से 69 का जो प्रश्न है वो पैसेज है। पैसेज कहता है कि इफ वी कंसिडर व्हाट हैपेंस इन कन्वर्सेशन इन रिवर्सियस इज रिमोर्स in time of passion is surprise in the induction of dreams. Brian often was observed in masquerade, the droll disguise only magnifying and enhancing a real elements and forcing it on your distinct notice. We shall get many hints that will broaden and
lighten into knowledge of the secret of nature, all goes to show that the soul I man is not a organ but animation and exercise. All the organ in not function like the power of memory of calculation of compression but uses this as hands and feet is not a faculty but a light is not the inte- intel- intellect or the will but the master of the intellect, and the will is the background of your being in which they lion in a ministry not proceed and the connect with proceed from within of from behind a light shines thought us upon things and make us ours that we are nothing but the light is all a man is the fact of a temple wherein all wisdom and all would abide what we commonly call men the eating, drinking, planting, counting men does not as we know him respect, represent himself but misrepresents himself him we do not respect but the soul whose organ he is world he let it affairs thought his action world make your niece being when it breathes thought his intellect it is genius when it broth thought his will it is virtue when it flow thoughts his affection it is love and the blindness of the intellect began we it when it world be something of itself the weakness of the will begins when the individual world be some time of himself all reform aims and summonance particulars to let the soul have its way thought us it in their words the engage us to away. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ए व्हाट रोल डज द सोल प्ले इन ह्यूमन एक्सिस्टेंस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इट इज द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एक्सटेंटेंस एनिमेशन एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर फैकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हाउ डज द ऑथर describe the role of the soil in relation to the intellect and will in passage A। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि the soul is the master of both the intellect and will। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे according to the passage A what happens when the soul manifests thought human intellect and will। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इट led to genius and virtue। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ रिफॉर्म एज सजेस्टेड इन द पैसेज ए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू अलाउ द सोल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ थॉट ह्यूमन एक्शन एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम all goes to show that the soul in man is not an organ but animates and exercise all the organ what is the function of the word in the sentence। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 66 है इन द सेंटेंस ए मैन इज द fact of the temple wherein all wisdom and all good abide what is the functional of the word
वेरिएंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पैसेज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 67 है द ड्रोल disguise only magnify and enhancing a real elements and forcing it on your distance। notice the word in italics। notice is use us। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाउन। क्वेश्चन नंबर 68 है what does the words reverse most likely mean in the context of the passage। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाई ड्रीम्स है ना, डे ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे which words in a synonyms of droll are used in the passage ए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ड्रोल का अमोसिंग, अमोसिंग होगा। फिर हम देखेंगे पैसेज बी है हमारा रीड द फ्लोइंग पैसेज बी केयरफुली चूज द एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। पैसेज बी, पैसेज बी भी है यहाँ पे और यहाँ क्वेश्चन है, पैसेज नहीं पढ़ते हम, पैसेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बी व्हाट इज द बिलीफ ऑफ ए बोर रिगार्डिंग व्हाट इंटरेस्टेड देम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि दे बिलीव दैट व्हाट इंटरेस्टेड देम मोस्ट आल्सो इंटरेस्ट अदर। क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे व्हाट इफेक्ट डज द अदर अचीव बाय लिस्टिंग वेरियस टॉपिक दैट बोर माइंड डिस्कस इन द पैसेज बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 71 का सी है ना, illustrating the self-contained nature of boars। क्वेश्चन नंबर 72 है what does the phrase word excel trees imply in the context of the passage बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए metaphor for the boring individual described। क्वेश्चन नंबर 73 है all kinds of people confide in him and ask his advice। the words in italic confide is used as। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर। क्वेश्चन नंबर 74 है which words is a synonyms form egotism as used in the passage बी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि narcissism। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ inflict in the sentence force him to inflict it over much on other। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि to impose। क्वेश्चन नंबर 76 है one reason why second language learners make error i.e. the influence from the learner's first language mother tongue L1 and the second language L2 this is talent। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76 का सी इंटरफ्रेंस होगा क्योंकि इंटरफ्रेंस द एक्ट ऑफ हिंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे हम कि द प्राइमरी फंक्शनल ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सोशियो कल्चरल परस्पेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 77 का सी होगा। वो बोलता है इस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 78 है इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर्स प्रोवाइडेड एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट हु आर स्ट्रगलिंग टू grasp certain language concept। what type of teaching is this। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेमेडियल टीचिंग। कहने का तात्पर्य है कि एलिमिनेट इनफेक्टिव हैबिट एंड रीटीचिंग द स्किल विच हैव बीन इनकरेंटली लर्नर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर से पढ़ता हूँ कि इन ए लैंग्वेज क्लास ए टीचर प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। एडिशनल सपोर्ट समझ रहे हैं ना,
and instruction in students who are struggling to grasp certain language comprehension. What type of teaching आप teach? तो ये होता है remedial teaching. क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 है, an English language learns often say I goes instead of I want. This phenomenon is now as. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ओवर जनरलिजेशन. क्वेश्चन नंबर 80 है, which among the following is not a claim of Vygotsky on cognitive theory based on the developmental analysis the role of language in social relation. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू मेमोराइज एंड react information. यानी कि अकॉर्डिंग टू Vygotsky चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय सोशल इंटरेक्शन. ही नेवर promoted reaction and memorization. क्वेश्चन नंबर 81 है, एम आर आस्था ए लैंग्वेज टीचर. ठीक है, आस्था एक लैंग्वेज टीचर. देखते हैं क्या करता है. कंडक्ट ऑन इंटरव्यू विथ स्टूडेंट टू assess their ability to express ideas clearly and coherently. Which language skill is being evaluated in दिस असिस्टमेंट. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीकिंग है. क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे हम कि विच प्रिंसिपल emphasize the importance of meaningful communication and authentic language use in language teaching. तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फ्यूचर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे. बी हमें कहता है कि ओनली 1 2 3 तीनों है. देखते हैं कौन कौन सा है. ग्रामर इज थ्रोड परसिपिटिवली थ्रोड द प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ रूल. दूसरा है प्रैक्टिस एंड प्रोवाइडेड थ्रू ट्रांसलेशन एक्सप्रेस फ्रॉम द मदर टंग टू द टारगेट लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा. ये भी सही है. फिर है इसका हम देखेंगे तीसरा बोला ए डिस्टेंटिव फ्यूचर ऑफ हिज मेथड इज इट्स फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस. चौथा नहीं है इसका, क्योंकि इंग्लिश साइनोनिम्स आर इक्विवेलेंट आर यूज ऑफ एक्सप्लेन न्यू आइटम्स. ये नहीं है. देखते हैं जीटीएम, यानी कि ग्रामर इज टारगेट है ना. जीटीएम ग्रामर इज थॉट डिडक्टिवली prescriptively. Translate is done from target language and mother tongue. Focus on reading and writing. Unit of teaching is what? Question number 84 है. Here are some statements related to learning and acquisition. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल सभी होगा, क्योंकि लर्निंग इन्वॉल्व conscious study while acquisition occurs naturally. Learning occurs through explicit instruction while acquisition happens through exposure and usage. Learning refers to the acquisition of a second language, while acquisition is the process of mastering on first language. Language focus on written language skill, while acquisition primarily है ना emphasize oral language skill. क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 85 हमसे पूछता है कि while writing various sub skill are implied, arrange them in purpose order. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा. ए में कहता है कि इसको सेंटेंस जमाना है, अरेंज करना है, तो इसका जो अरेंज होगा वो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए होगा. देखते हैं. प्रोसेस ऑफ राइटिंग, डेवलपिंग आइडियाज, प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग आइडिया, ड्राफ्टिंग राइटिंग, एडिशन एडिटिंग और एडिटिंग बाद प्रूफ रीडिंग और रीड्राफ्टिंग है नहीं, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व डिकोडिंग राइटिंग लैंग्वेज, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कीमिंग है ना, सॉरी रीडिंग है, ऑप्शन 86 का सी रीडिंग है, क्योंकि विच लैंग्वेज स्किल इन्वॉल्व डिकोडिंग राइटिंग लैंग्वेज, तो रीडिंग होगा, डिकोडिंग कर रहा है, राइटिंग लैंग्वेज को पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है 87 है दिस सब स्किल ऑफ रीडिंग इन्वॉल्व glancing thought a text to get the general ideas of what is a about this sub skill, जनरल चीज को स्कीमिंग कर रहा है ना, जनरल चीज को पढ़ रहा है, स्कीमिंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 है look at the following conversation between a teachers and the student, teacher why is idea carried he land of festival, pupil Indians in Khaled the land of festival because many festivals are celebrated here. Teachers give a names of different festival celebrated in India. Pupil Holi, Lohri, Diwali is teacher. Who is she by showing them a picture of goddess Lakshmi. Pupil he is goddess Lakshmi. ये सब ये चलते आ रहा है। इसका जो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 88, तो 88 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन ए टॉपिक लेसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है एम.आर. धनेश ए लैंग्वेज टीचर इंस्कॉर्पोरेट वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज इनटू हिज लेसन प्लान टू है ना इनहेंस स्टूडेंट engagement and understanding which teaching learning materials in being utilized in this scenario, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 89 का होगा बी यानी कि मल्टीमीडिया मटेरियल्स को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 ये अंतिम प्रश्न है इंग्लिश का, कहता है टेक्स्ट क्या होता है टीचर्स समटाइम वर्क विथ मॉडल है ना क्लियर एक्सप्लेन्स ऑफ टेक्स्ट टाइप व्हेन टीचिंग राइटिंग मॉडल्स कैन शो लर्नर्स व्हाट पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज वोकेबुलरी रजिस्टर और layout to us or how to structure their writing. They can also help learners get ideas about what to write. This model of teaching writing is carried. इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि गाइडेड राइटिंग है ना। स्टेज ऑफ राइटिंग का देखते हैं हम, कंट्रोल्ड राइटिंग होगा, गाइडेड राइटिंग होगा, फ्री राइटिंग होगा और एडवांस राइटिंग होगा। इसी के साथ हम गणित प्रश्न में आ जाए हैं। गणित हमसे पूछता है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 पूछता है कि बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। प्रश्न नंबर 92 है दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि निगमनिक तर्क द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम कि एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वह प्रश्न करने और अपने तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रश्न 94 है नीचे दिए कथनों में से कौन सा से कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि केवल ए और डी, क्योंकि ए कहता है प्रक्रियात्मक अज्ञान का संबंध सही सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, और उसी के साथ डी कहता है कि अवधारणा और प्रक्रिया अज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक होता है। प्रश्न 95 है मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजे तक पहुंचने के तरीके को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो उसको हम कहते हैं आगमनिक तर्क कहते हैं। प्रश्न 96 हम देखेंगे कि जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले ठोस होगा यानी कि गोला बनाएगा, फिर उसको चित्र में प्रतीत करेगा, फिर चित्र का प्रतीक बनाएगा, फिर संख्या का प्रतीक बनाएगा। प्रश्न नंबर 97
प्रश्न नंबर 97 देखेंगे हम, किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बी हमें कहता है केवल बी, क्योंकि एल्गोरिदम है, क्योंकि किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला को हम एल्गोरिदम कहते हैं। प्रश्न नंबर हम 98 देखेंगे कि रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए की तरह हम देख देते हैं। ए हमें कहता है कि केवल ए और डी के हिसाब से, ए और डी के हिसाब से देखिए, ए और डी के हिसाब से देखिए। तो आइए देखते हैं कि ए और डी क्या कहता है कि यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन करता है, सही बात है। और डी कहता है सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा भी है। प्रश्न नंबर 99 देखेंगे, यदि ए बी सी और क्रमशः यदि ए बी सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापरीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हो तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए बराबर ब्रैकेट सी बी ब्रैकेट क्लोज फिर इज इक्वल टू डी, यही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे हम, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है, तो यह एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी को ले चलते हैं और व्यापीकरण का उदाहरण है, क्योंकि व्यापीकरण ही कहता है कि किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है के बारे में सोचते हैं। यह एक व्यापीकरण है, व्यापक रूप से है। प्रश्न नंबर 101 देखेंगे हम कि किस मॉडलों में सीखने को ऐसी विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 101 का है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल से ही हम किसी मॉडलों के सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों से बांटा जाता है जिन्हें बार बार के अभ्यास द्वारा हासिल किया जा सकता है। प्रश्न 102 है हम, यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्याकरण विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट परिस्थितियों को व्यापक करते हैं तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं, और बी कहता है सी से ए की ओर और एस से बी की ओर। इसको मिलाना सी से ए की ओर, यानी कि मूर्त परिस्थितियों को और अमूर्त अवधारणाओं को, है ना, सी से ए की ओर मूर्त परिस्थितियों को और अमूर्त अवधारणाओं को, और एस से विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हो तो मूर्त परिस्थितियों, विशिष्ट परिस्थितियों को विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करते हो, विशिष्ट परिस्थितियों को व्यक्त करते हो तो व्यापक विचारों को। यही है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलित करना है 103 का, तो 103 का ऑप्शन नंबर बी होगा। बी के हिसाब से हम सुमेलित करते हैं। ए का 3 है तो बैंकिंग मॉडल, यानी कि पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना होता है। और फिर है बी का 1 रचनावादी मॉडल, यानी कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना है। और सी का प्रोग्रामिंग मॉडल, सी का कहता है निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना है। और अभिगृहित, जिसका कहता है कि एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। प्रश्न 104 है कि गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी कहता है कि डी, ए और बी सही होगा। तो डी कहता है हमको कि तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता और पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, यही कहता है। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे हम। 105 कहता है 4 भिन्नों 3 सही 1/2, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और तथा 5 सही 7 का औसत है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 सही 11/32 है। इसको देखते हैं, 4 भिन्न है, 4 भिन्न जो है 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 तथा 5 सही 1/7। तो सरल भिन्न में हम लोग इसको बोलते हैं। सरल भिन्न में अगर हम इसको करें तो 4 तिया 12 और 1 13/4 हो गया। और 8 दूनी 16 और 5 21 हो गया। 4 चौको 16 और 3 19 हो गया। और 5 चौको 20 और 7 27 हो गया। इसको बांट दीजिए तो 13/4 प्लस 21/8 प्लस 19/4 प्लस 27/4। तो इसको हम लोग जोड़ दिए, है ना। कैसे किया इसको, अच्छा ले लिया 21, इसको काट दिया, है ना, इसको काट दिया। आठ बटे 4 में 139/32 होगा।
है ना। 105 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 से ही 11/32 होगा। प्रश्न 106 है, कितने समय में रुपए 600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से रुपए 360 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 10 वर्ष में, क्योंकि मूलधन इसका 600 रुपये है और दर 6% है, साधारण ब्याज 360 रुपये। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, 300 गुणित 100 बटे 600 गुणित 6 बराबर 10 वर्ष हो गया। प्रश्न 107 है, एक व्यक्ति ने दो स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर 15% लाभ, दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुआ। तो इसका जो 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए यानी कि 2.25% हानि होगा। शॉर्ट ट्रिक है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब विक्रय मूल्य समान हो तथा समान दर में एक बार लाभ और दूसरी बार हानि हो, तो इस लेन देन में सदैव में से x² बटे 100% की हानि होगी। तो इसलिए हानि 15 बटे 15² बटे 100 बराबर 225 बटे 100, तो 2.25 होगा। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे हम, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो स्तंभ दिया है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, तो इसको 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी है मतलब 1 का डी है, 1 का डी है, 2 का सी है, 3 का ए है और 4 का बी है। प्रश्न 109 है, यदि x स्टार y बराबर x² प्लस y² प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट क्लोज तब 0 स्टार 1 ब्रैकेट क्लोज फिर स्टार 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 27 होगा। प्रश्न 110 है, दो संख्याओं a तथा b के HCF तथा LCM के बीच संबंध है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 110 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB बराबर a मल्टीप्लाई b, है ना। दो संख्याओं a तथा b का HCF तथा LCM के बीच संबंध c, यानी कि HCF a b फिर मल्टीप्लाई LCM फिर ब्रैकेट a b ब्रैकेट क्लोज बराबर a मल्टीप्लाई b, यानी कि दो संख्याओं का HCF और LCM पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का गुणनफल। प्रश्न 111 है, 0.72 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 72 होगा। प्रश्न 112 है, 1 हेक्टेयर, है ना, 1 हेक्टेयर में कितना होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 1000 सेंटीमीटर या 1000 घन सेंटीमीटर या 100 घन डेसीमीटर या 10 का 8 घन मिलीलीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए बी तथा डी। तो केवल ए बी तथा डी, 1 हेक्टोलीटर बराबर है नहीं, तो ए बी तथा डी। तो इसका जो सही आंसर होगा 1000 सेंटीलीटर और 100 घन डेसीमीटर और 10 का 10 का पावर 8 घन मिलीमीटर, यानी कि देखो नीचे से मिलीमीटर 10 से, सब 10 से जाएगा, मिलीमीटर 10 से, सेंटीमीटर 10 से, मिलीमीटर 10 से, सेंटीमीटर 10 से, डेसीमीटर 10 से, 1 लीटर बराबर किलोमीटर का है 10 हेक्टोमीटर। इस टाइप से इसको बना दिया गया है। यहाँ पे दिया है 100 मतलब 1000 का 10,000 सेंटीलीटर बराबर 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर और 100 लीटर बराबर 1000 सेंटीलीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 1 हेक्टोलीटर बराबर 10,000 सेंटीलीटर। इस टाइप से इसको बना दिया है। प्रश्न 13 है, टाइम कैलेंडर है ना, टाइम कैलकुलेशन है। प्रश्न 113 में कि टाइम कैलकुलेटर से दिनों यानी कि डी, घंटों यानी कि हर्ष, मिनटों यानी कि यम एवं सेकेंड यानी यस का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी यानी कहते हैं DABC। तो DABC, तो इसका जो ये है तो DHM एवं S को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करें, है ना। दिन, घंटा, महीना और सेकंड को दिन, घंटा, मिनट और सेकंड को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे, फिर कैलकुलेटर के 8+ को प्रविष्ट करेंगे और पुनः DHM एवं S के मानों को कैलकुलेट में प्रविष्ट करेंगे और कैलकुलेटर के कैलकुलेटर फलन को प्रविष्ट करेंगे। प्रश्न 114 है, 114 पूछता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित स्तंभ ए और स्तंभ बी है। तो यदि A अनुपात
बी अनुपात सी बराबर ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। इस टाइप से इसको बना दिया गया है। प्रश्न हम देखेंगे 115। प्रश्न 115 कहता है अभिकथन ए, प्रश्न 115 अभिकथन ए, P किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि Q उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। कारण R, Q को आसान काम दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए तथा कारण दोनों सत्य है, यह नहीं। इसका जो सही आंसर होगा 115 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिकथन ए सत्य है परंतु कारण R असत्य है, क्योंकि P की क्षमता 1/10 भाग, Q की क्षमता 1/5 भाग। तो सी अभिकथन सत्य ए है तथा कारण आर असत्य है, क्योंकि क्यू की कार्य क्षमता पी से अधिक है, दोनों को समान मजदूरी प्राप्त होगा। प्रश्न 116 है भुजा ए तथा एक विकर्ण 2D1 वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल अज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए बी सी डी प्रॉपर जाएगा। प्रश्न 117 है एक घनाभ का आयतन अज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सी डी बी ए होगा। सी होगा घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h अज्ञात करें। उसके बाद होगा b d होगा l b h का मान रखें, फिर उसके बाद b होगा l गुणित b गुणित h अज्ञात करें, फिर उसके बाद होगा घनाभ का आयतन v बराबर ब्रैकेट l गुणित b गुणित h होगा। प्रश्न 118 है करणीय 0.00011100 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 118 का सी होगा, यानी कि 0.0100 होगा। क्वेश्चन 119 है यदि भिन्नों 0.75, 3/5, 7/25 फिर 1.57 को आरोही क्रम में लें तो शुरू से तीसरे भिन्न कौन सी होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 3/5 होगा। शुरू से तीसरे भिन्न कौन सा होगा, 3/5 होगा। प्रश्न 120 है अभी गणित का अंतिम प्रश्न है संख्या 53, 76, 82 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 7,000 है स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर है। अब हम पहुंच चुके हैं पर्यावरण अध्ययन में। पर्यावरण पूछता है प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 121 का बी है। कहता है कि सही है क्रमों का, चरणों का। तो बी में देखेंगे हम सबसे पहले जमीन, खेत जोतेंगे, खेत जोतने के बाद हम बीज बोएंगे, बीज बोने के बाद हम निराई करेंगे, निराई करने के बाद हम प्याज काटेंगे, फिर प्याज के पौधों से सूखी पत्तियां हटाएंगे। यही ऑप्शन नंबर है। प्रश्न 122 है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है सबसे ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सबसे पहले सूर्य होगा, सूर्य के बाद घास होगा, घास के बाद हिरण होगा, हिरण के बाद शेर होगा। ठीक है, सूर्य उत्पादक होगा, है ना, सूर्य प्रकाश, घास उत्पादक होगा, हिरण प्राथमिक उत्पादक, नहीं, सूर्य उत्पादक होगा, घास प्राथमिक उत्पादक, हिरण द्वितीय उत्पादक और शेर तृतीय उत्पादक होगा। ठीक है, फिर तारे चमकते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 123 का सी है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन से। तारे चमकते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन से। प्रश्न 124 है पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का अगर मूल लक्ष्य है तो ऑप्शन नंबर बी की ओर ले चलते हैं। बी हमें कहता है केवल CDE से। सी कहता है लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाता है, और पर्यावरण मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। प्रश्न 125 है होता है पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन पर, क्योंकि पृथ्वी जब घूर रहा है उसके ऊपर। प्रश्न 126 है दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और आर का सही क्रम लिखिए। तो कथन ए है पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है ना। पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। कारण है बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है।
लेकिन उन्हें इन समस्याओं को निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए सत्य है और कारण आर असत्य है। क्योंकि पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मान गए सही है। बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा कई अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है ताकि, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान दृष्टिकोण हासिल नहीं होता है। यही गलत है। प्रश्न 127 से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 127 को हम सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। बी हमें कहते हैं एक का तीन प्री ऑपरेशनल चरण, यानी कि बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। फिर है बी का एक सेंसरी मोटर चरण, यानी कि पर्यावरण में वस्तु का हेर फेर करता है, वो इधर उधर करता है। फिर है सी का 4, यानी कि ठोस परिचालन चरण, यानी कि बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखता है। फिर है डी का 2, यानी कि औपचारिक परिसंचालन चरण, यानी कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर सकता है। प्रश्न 128 है ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिकोण छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर, यानी कि ए बी सी और डी चारों की ओर पढ़ाएं, क्योंकि ध्वनि संकेतों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा और ठोस अनुभवों का उपयोग करके करेगा। प्रश्न नंबर हम 129 देखेंगे। 129 कहता है कि ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए और बी, 1 और 2 दोनों होगा, क्योंकि अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। फिर दूसरा कहता है गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संकलनता और निष्कर्ष निकालने पर है। ये दोनों सही है। प्रश्न 130 है वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी है। प्रश्न है 131 यदि ए कीट है, यदि ए कीट है, बी बाज है, सी सांप और डी मेंढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का डी है, यानी कि एक कीट है। ठीक है, एक कीट है। फिर है डी मेढक। ठीक है, डी मेढक है। फिर सी सांप है और बी बाज है, क्योंकि सबसे पहले कीट होगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, वो सांप को बाज खाएगा। प्रश्न 132 है ईवीएस मानचित्र क्षमताएं विकास में सहायक होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ के लिए मानचित्र क्षमताएं विकास में सहायक होती है। प्रश्न 133 से चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है। तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, तो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी। इसका जो 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आता है, पृथ्वी आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी पहुंच जाता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। प्रतीक को पहचाने, 134 से प्रतीक को पहचाने, तो ये क्या है, तो एक कुआं है। प्रश्न 135 है कि दिशा निर्देश नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर का सही विकल्प चुने। कथन ए है कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्री का अच्छा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशीलता शिक्षण अनुभव प्राप्त हो सकता है। 135 का जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए और कारण दोनों सत्य हैं। प्रश्न 136 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ए और सी, यानी कि सर्वेक्षण और चर्चा को ही बताया गया है। 136 का बी, सर्वेक्षण और चर्चा। प्रश्न 137 है छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सकें जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए, सी और डी, यानी कि अवलोकन समझा सकते हैं, संरचनात्मक सोच सकता है, वर्गीकरण डेटा करने के लिए नहीं करते हैं, तो डेटा उसको रख के क्या करेगा। प्रश्न 138 है सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन। सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है, सीखने के लिए मूल्यांकन है। प्रश्न 139 से सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न 139 से सही जोड़ी बनाइए। 139 का सी है, सही जोड़ी बनाते हैं। देखिए फ्रोबेल का है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, रूसो का है प्राकृतिक दर्शन शास्त्री हैं, रेमांड का है
परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। और मॉन्टेसरी क्या है? विद्यालय बचपन का घर है। विद्यालय बचपन का घर है। मॉन्टेसरी विधि क्या है? विद्यालय बचपन का घर है। प्रश्न हम देखेंगे। अब हमारा प्रश्न जो आ गया है 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न है, एकल परिवार का अर्थ है केवल पति पत्नी, माता पिता एवं बच्चे। वर्ष 1991 12 से बाहरी सहमति, माता पिता बच्चे दादा। एकल परिवार का होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता पिता एवं बच्चे। एकल। तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है 141 का ए। 141 का ए यानी कि फेफड़े। तंबाकू के धूम्रपान से, क्योंकि धूम्रपान धुआं फेफड़े में करता है। फिर प्रश्न 142 है। 142 है, कथन ए, शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया कारण, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की। कथन ए और कारण के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प को सही कीजिए। तो 142 का ऑप्शन नंबर ए है। कथन ए और कारण दोनों सत्य तथा कारण सही व्याख्या करता है। शारदा एक्ट के ही 1929 में बनाया गया और इसमें बताया गया कि शादी उनके लड़की का उम्र जो है 18 होना चाहिए और लड़के का 21 होना चाहिए। प्रश्न 143 देखेंगे हम। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाने के लिए लगाया जाता है? तो हम ऑप्शन नंबर डी की ओर चलते हैं। डी हमें कहता है काली खांसी। डीपीटी का टीका हम काली खांसी के लिए लगाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 2, 3, 4 यानी कि डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी तीनों के लिए लगाते हैं। संक्रमण रोग है, इसमें कोई संक्रमण रोग है तो ऑप्शन नंबर हम इसको लेके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम इसमें लेके चलते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी की ओर ले चलते हैं। सी कहता है कि HIV और खसरा दोनों संक्रमण रोग है, क्योंकि कैंसर जो है संक्रमण रोग नहीं है। एनीमिया भी उचित नहीं है, क्योंकि एनीमिया ब्लड डिसीज है और कैंसर त्वचा डिसीज है। प्रश्न 145 से, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर उदक तक के अंगों को क्रम के व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में हम देखेंगे कि पहले ग्रसनी आएगा, फिर अमाशय आएगा, फिर ग्रास नली, ग्रसनी, अमाशय, ग्रास नली, इलियम, ग्रहणी, बड़ी आंत, है नहीं? इलियम, ग्रहणी, बड़ी आंत, है ना? 145 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नहीं ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसमें क्या होगा? ग्रसनी आएगा, है नहीं? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा? ग्रसनी आएगा, फिर ग्रास नली आएगा, फिर अमाशय आएगा, फिर अमाशय के बाद ग्रहणी आएगा, ग्रहणी के बाद क्या आएगा? इलियम आएगा, इलियम के बाद बड़ी आंत आएगा। ठीक है, ग्रसनी हो गया, मुंह की जो ग्रसनी है, फिर वहां से बाद ग्रास नली में उतरेगा, ग्रास नली के बाद कहाँ आएगा? वो अमाशय में खाना आ जाएगा। अमाशय में खाना 4 घंटा रुकेगा। अमाशय में खाना आने के बाद क्या होगा? ग्रहणी में पहुंचेगा। ग्रहणी से फिर क्या होगा? इलियम में आएगा। इलियम से क्या होगा? बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में अब अंतिम स्टेज होता है जो बाहर निकालते हैं। प्रश्न 146 है, यदि किसी महिला के प्रश्न 146 है, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किस खनिज लवण की कमी हो गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 146 का डी है, यानी कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जो बीच वाला जो ग्लैंड है बाहर सूजा हुआ हो जाता है। प्रश्न 147 है। प्रश्न 147 देखेंगे हम कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। प्रश्न 147 है कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और डी हमें कहता है कि 1, 2 और 3 दोनों है। गर्मी मृदा जल और कंटीली झाड़ियाँ, और तीसरा कहता है ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे, ये तीनों सही है ना? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं गर्मी मृदा जल, कंटीली झाड़ियाँ, ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे, ये तीनों। प्रश्न 148 है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में अगर मनुष्य कोई है तो ऑप्शन नंबर बी क्यों ले चलते हैं? उपभोक्ता है। 148 का बी है ना? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है मनुष्य। ठीक है, उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? खाद्य श्रृंखला में मनुष्य उपभोक्ता है। प्रश्न 149 है, खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती है, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 149 का जो होगा सी यानी कि खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, क्योंकि एक दूसरे से आश्रित होते हैं। खाद्य श्रृंखला नहीं होता है, नहीं, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होता है, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। प्रश्न 150 देखेंगे हम। प्रश्न 150 देखेंगे हम। प्रश्न 150 हम देखने वाले हैं। अभी अंतिम प्रश्न है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में होगा नीचे से ऊपर की ओर, तो सबसे नीचे से ऊपर की ओर होगा तो सबसे पहले उत्पादक होगा, उत्पादक के बाद क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता होगा, और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक उपभोक्ता। नीचे से ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे नहीं। नीचे सबसे क्या होगा? प्राथमिक, नीचे सबसे पहले क्या होगा? उत्पादक होगा, जो क्या करेगा?
खाना उत्पादन करेगा, सूर्य के प्रकाश, जो हरे पौधे आएंगे। फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होगा, फिर हरे पौधे को टिड्डा खाएगा। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, क्या होगा? टिड्डा को क्या खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को फिर तृतीयक उपभोक्ता क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता में मेढक को क्या खाएगा? सांप खाएगा। और जो सांप खाएगा, चतुर्थक उपभोक्ता क्या होगा? सांप को चील खाएगा। अब घटक होगा जो चील जब मर जाएगा तो उसको कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, फंगस खा के उसके चूहा मिट्टी में मिला देंगे। यही है। इसी के साथ हमारा जो आज था छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा 2024 का ये समाप्त हुआ, वर्ग 3 का। अब हमारा जो अगला आएगा 25वां सीरीज में हम छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा का शिक्षक वर्ग 2 का पात्रता परीक्षा का हम दिखाएंगे और उसमें रीटेट का भी हम दिखाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।